हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होगे। आज क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज द डायमेंशन, जस्ट अ मिनट। ये कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, ठीक है ना, हैज द डायमेंशन 3/2 सेंटीमीटर। टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 1 मिलीमीटर इन विच पेपर इज फिल्ड। दो प्लेट्स के बीच में पेपर फिल किया गया है। तो कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पेपर का 4 है, क्या कैपेसिटेंस निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है। बोला है दो प्लेट्स हैं, ठीक है बेटा, दो प्लेट्स हैं, ठीक है। इनके बीच में भरा गया है पेपर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है सर? 4 है, ठीक है। और दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी इसने? 1 मिलीमीटर, ठीक है। प्लेट का एरिया कितना दे रखा था सर? 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया सर? तो प्लेट की एरिया की डायमेंशन दे रखी है, देखो ध्यान से। कितना दे रखा है? 3/2 सेंटीमीटर का एरिया दे रखा है। ये देखो ऐसे दे रखा है प्लेट्स, ये 3 है और देखो ये 2 है। तो 3 × 2, अगर प्लेट का ये एरिया देखा जाए तो ये एरिया कितना आ जाएगा सर? 3 × 2, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया एरिया? तो ये प्लेट का एरिया ऐसे निकल के आया है, 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, जो मैंने ऐसे दिखा दिया है। ये प्लेट ऐसे दे रखी है बेसिकली, ठीक है। ऐसी दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनका जो एरिया है मेरे भाई, ये जो है ना, ये प्लेट्स ऐसे हैं, ठीक है मेरे भाई। ये प्लेट ऐसे हैं, देखो ऐसे प्लेट्स दे रखी हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे प्लेट्स, ये ऐसे प्लेट्स दे रखी हैं, क्लियर है? ये एक प्लेट है और देखो ये एक प्लेट है। उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है, ठीक है, पेपर भर दिया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। अब क्या पूछ रहा है वो बताओ, क्या उस 14 में पहला पूछ रहा है, बताओ कैपेसिटेंस कितना हुआ, कैपेसिटेंस निकालना है कितना हुआ। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर? के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, यही होता है। तो सुनो भैया, के की वैल्यू कितनी है? 4। एरिया तुम्हारा वो मिल ही गया, 6 × 10⁻⁴ है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। और बच्चा इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर। तो ये हो गया 1 × 10⁻3। बच्चों देखो कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये कितना मिलेगा? 6 4 जा 24 × 8.85 × 10⁻16 × 10⁻+3। तो बच्चों कैपेसिटेंस कितना मिल जाएगा? जरा इसका मल्टीप्लाई करिए तो लगभग लगभग इसका आंसर आएगा 21.24 पिको फेराड। ये आएगा आंसर। पिको का मतलब होता है, याद रखना, 1 पिको फेराड इक्वल टू होता है 10⁻12 फेराड। इस तरीके से कोई हमारे पास क्या है मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो ये तो था कैपेसिटेंस की। अब क्या कह रहा है ये कि बताओ मैक्सिमम चार्ज कितना होगा यार। ये पूछा मैक्सिमम चार्ज बताओ कितना होगा जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है पेपर की इतनी है। मतलब ये है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तुम समझते ही हो कि भाई जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में जो पेपर है जो हमने डाला है, ये पेपर जो है कहीं ना किसी मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। वो पेपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इतने इलेक्ट्रिक फील्ड तक क्या नहीं होंगे, आयनाइज नहीं होंगे। कह सकते हो कि वो जो है प्रॉपर क्या है, जो इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर का ब्रेक डाउन नहीं होगा इस स्ट्रेंथ तक। अगर मैं इससे ज्यादा वोल्टेज लगा दूंगा, पर यूनिट मीटर है ना भाई, 16 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है। मतलब ये है कि अगर मान लो इनकी बीच की जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ लिया जाए और इतना वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए इनके बीच में, तब तक ये जो इस पेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो पेपर को नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है, क्योंकि इंसुलेटर है ना मीडियम, तो जाहिर सी बात है ये इंसुलेटर बना रहेगा। अगर मैं इससे ज्यादा वोल्टेज लगा दूंगा, जैसे 16 × 10⁶ से मैं थोड़ा सा भी वोल्टेज ज्यादा कर दूंगा, तो क्या होगा, इस पेपर के जो अंदर पेपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे परमानेंटली और वो एक कंडक्टर बन जाएंगे। वहां वो बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इनके बीच में लगने वाला जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इन्होंने 16 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है।
बेटा जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भैया, 1 मिलीमीटर थी। तो ये बताओ जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वो बता सकते हैं आप? बोलो, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है V/D। तो बच्चों V की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएंगे तुम्हारे पास, सर E मैक्सिमम इंटू डी। बेटा E मैक्सिमम कितना है तुम्हारे पास, 16 इंटू 10⁻6, और D कितना है 10⁻3। बच्चों कितना आ गया, 16 इंटू 10⁻3 आ गया। ये आ गया तुम्हारे पास इतने वोल्टेज। कितने वोल्टेज आ गए, ये 16,000 वोल्ट आ गए। ये मैक्सिमम वोल्टेज मिल गए आपको, ठीक है, यहाँ पर। क्लियर है, ये आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल गई। ठीक, अब मैक्सिमम चार्ज पूछ रहा है, क्योंकि कितना मैक्सिमम चार्ज आएगा, तो मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैक्सिमम चार्ज होता है Q इंटू सी इंटू वी। क्योंकि जो वोल्टेज मिले मैक्सिमम है, इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज मिलेगा वो भी तो मैक्सिमम मिलेगा। क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा, सी की वैल्यू आपने निकाली दी थी यार, कितनी आई थी वो, 21 पॉइंट समथिंग आई थी, 21.24 पिको फेराड आई थी, 21.24 पिको फेराड आई थी, और मैक्सिमम वोल्टेज कितने हैं, 16,000 वोल्ट है। ठीक है भाई, इसको जरा सॉल्व कर लो। और पीको है ना, पीको को मतलब होता है 10⁻12, ध्यान रखना, ये कूलाम में आंसर आ जाएगा। करीब इसकी वैल्यू आएगी 3.4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम चार्ज आएगा। ये चेक कर लेना, उतना ही चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर। अब उससे बाद क्या पूछा, ये थर्ड पार्ट की मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर करेगा। बताओ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV²। वी कौन सा होगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो लिए बच्चों, इसके लिए हाफ इंटू सी की वैल्यू वही थी 21.24 इंटू 10⁻12। बेटा वोल्टेज कितना निकाला है, 16,000, 1600 सॉरी, इंटू 1600 करोगे तो भैया इसे सॉल्व कर लेना। तब तुम इसे सॉल्व करोगे तो करीब 2.72 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके पास मैक्सिमम एनर्जी स्टोर आएगी। तो मेन चीज जो थी ना वो इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी जो बीच थी। मैंने बताया भी था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे मान लो एयर है, और एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन में जैसे मान लो दे रखी हो 300 kV/मीटर। इसका मतलब ये होता है कि जो ये यूनिट लेंथ है 1 मीटर, इनके बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, वो भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, 300 kV, मतलब 3 × 10⁶ वोल्ट अप्लाई करूं। ठीक है, ठीक, इतने वोल्टेज इसके बीच में अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इतने वोल्टेज को ये क्या कर रही है, एयर रजिस्ट कर रही है, मतलब रोक के रखी है। इसके एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या नहीं हो रहे, आयनाइज नहीं हो रहे। कहने का मतलब है उनका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। जैसे ही मैं वोल्टेज 3.2 भी कर दूंगा ना, 3.2 इंटू 10⁶ जैसे ही करूंगा, तुरंत एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयनाइज्ड हो जाएंगे। आयनाइज्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो इंसुलेटर है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब तक वो इंसुलेटर बना हुआ है, जिस स्ट्रेंथ तक, जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये जिसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, इस स्ट्रेंथ तक तो एयर एयर बनी हुई है, एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं अभी इंसुलेटर हैं। ठीक है, लेकिन उनका ब्रेकडाउन जब होगा, जब मैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है उससे हल्का सा भी ज़्यादा कर दूंगा, तो क्या होंगे, उससे ज़्यादा करने से क्या होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उन पर बहुत तेज़ी से फोर्स लगेगा, और वो क्या हो जाएंगे, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे। जब आयनाइज्ड हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर एटम से, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बंधे हुए थे इंसुलेटर के मॉलिक्यूल्स, इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड थे, बंधे हुए थे। लेकिन तुमने जैसे ही बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो एयर के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली टूट जाएंगे। तो टूट जाएंगे, वो टूटेंगे जब जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी होती है इतनी। इसका मतलब ये है कि ए पर यूनिट लेंथ पर इतना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, सोचो जब जाके क्या होंगे भाई, इतने तो इलेक्ट्रिक, इतने वोल्टेज को तो वो रजिस्ट कर सकती है। इससे नेक्स्ट से भी ज़्यादा लगा दिया, तुरंत क्या होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर। तो ये ब्रेक डाउन होता है इंसुलेटर का। तो वो जब होता आता है, जब हमारे पास जब जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, वो डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो वहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। ठीक है ना, और उस समय इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं
ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ये तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एक बार बताओ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। जब मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम चार्ज मिलेगा। और जब मैक्सिमम चार्ज मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम, जाहिर सी बात है, मैक्सिमम वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, हाफ सी वी मैक्सिमम स्क्वायर। कैपेसिटेंस तुम्हें पता ही है, निकाल ही लिया। क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में क्या भर दिया है इन्होंने, पेपर भर दिया है। पेपर भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 4 है। क्लियर है, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन थी वो, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, बस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, याद रखना। ठीक है, जो पेपर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, उतने इलेक्ट्रिक फील्ड को रजिस्ट कर रहे हैं। अगर इससे हल्का सा भी ज्यादा वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तुरंत जो एयर जो पेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे, कंडक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो उस समय ब्रेक डाउन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का भी ब्रेक डाउन बोल सकते हो। ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, थैंक यू।